हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का एक बार पुनः अवेयर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वह जुड़ा है भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या फिर अदर स्टेट की पीसीएस हो, सब में यह अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों से देखें हम तो इस अधिनियम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य टॉपिक क्या हैं। हम देखेंगे दोस्तों इसे 7 तरीके से। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हम भारत सरकार अधिनियम 1935 सामान्य परिचय। तत्पश्चात हम बात करेंगे भारतीय संघीय व्यवस्था, जो कि इस एक्ट के माध्यम से निर्मित की गई थी। फिर हम देखेंगे संघीय व्यवस्थापिका के बारे में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखेंगे प्रांतीय स्वायत्त शासन व्यवस्था के बारे में और प्रांतीय स्वायत्त शासन व्यवस्था की कार्यप्रणाली के विषय में भी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण चीज जिसे हम कह रहे हैं केंद्रीय सरकार या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की स्थिति क्या थी इस एक्ट के अंतर्गत। तत्पश्चात दोस्तों हम देखेंगे इस एक्ट की व्यवस्थित रूप से समीक्षा। तो हमने इस टॉपिक को लगभग 7 लेक्चर की एक श्रृंखला में बांटा है। अब हम देखते हैं आज का हमारा लेक्चर भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी एक सामान्य परिचय। आइए दोस्तों देखते हैं हम इससे आपसे क्या प्रश्न उठ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सन 1935 ईस्वी के एक्ट की प्रमुख धाराओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। Critically examine the main provision of the Government of India Act 1935। तत्पश्चात दोस्तों 1935 के अधिनियम ने ही, यद्यपि कांग्रेस इस पर विश्वास नहीं करेगी, यह संभव बना दिया है कि भारत का भाग्य अंग्रेजों के हाथ से निकलकर भारतीय हाथों में आ जाए। विद्वान कूपलैंड का यह कथन है और इस कथन का मूल्यांकन के विषय में भी आपसे पूछा जा सकता है। द एक्ट ऑफ 1935 in fact, though Congress refused to believe it, had made possible to transference of India's destiny from British to Indian hands। Copeland examine the statement। तत्पश्चात दोस्तों एक और प्रश्न उठ सकता है कि सन 1935 ईस्वी का एक्ट अविश्वास पर आधारित था, व्याख्या कीजिए। इसके बारे में दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। द एक्ट ऑफ 1935 was based on mistrust। Discuss this statement। तत्पश्चात दोस्तों एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सन 1935 ईस्वी के भारतीय अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द मेन फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि संसद विभिन्न है तो अंग्रेजों, भारतीय रियासतों, ग्रेट ब्रिटेन तथा साम्राज्य के ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च अधिनियम पास कर रही है। सर सैमुअल होर। ध्यान रखिएगा, सर सैमुअल होर का यह प्रसिद्ध कथन है और इस कथन की व्याख्या के संबंध में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि सन 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, एक और प्रश्न आ सकता है आपसे कि सन 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम की धाराओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए और उसके दोषों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में। जब भी दोस्तों इस तरह के प्रश्न आए तो उनका जवाब हमें कैसे देना चाहिए, अब हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कि इस एक्ट के पारित होते समय ब्रिटिश हुक्मरान मतलब महत्वपूर्ण पदों पर कौन लोग आसीन थे, उन्हीं के विषय में देखते हैं दोस्तों अब हम कि तत्कालीन ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज फिफ्थ। तत्कालीन गवर्नर जनरल अर्थात वायसराय थे हमारे यहाँ पर लॉर्ड विलिंगटन। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे श्री रैमजे मैकडोनाल्ड
और तत्कालीन भारत राज्य सचिव थे लॉर्ड जेटलैंड। इन्हीं चारों महानुभावों के सानिध्य में यह एक्ट भारत के संदर्भ में पारित हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट का नाम क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको दिखे भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में भारत शासन अधिनियम, तो उसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसमें प्रशासन में आमूलचूल बदलाव का प्रयास किया गया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत होता क्या है? परिषद में जो संरचना में या उसकी कार्यप्रणाली में जो थोड़े बहुत बदलाव किए जाते थे उनके संदर्भ में हम पढ़ते थे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके अंतर्गत आमूलचूल बदलाव देखेंगे आप भारतीय शासन और प्रशासन के परिप्रेक्ष्य में। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको कि सन 1935 ईस्वी के अधिनियम की आखिर पृष्ठभूमि क्या थी, आखिर उसका बैकग्राउंड क्या था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी थी जिनसे विवश होकर सरकार को यह अधिनियम पारित करना पड़ा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह अधिनियम अपने पूर्ववर्ती समस्त अधिनियमों में श्रेष्ठ था। फिर भी यह भारतीयों की जो मांगे थी, जो आकांक्षाएं थी, उन्हें पूर्ण करने में असक्षम साबित हुआ। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम के द्वारा भारत को औपनिवेशिक राज्य अर्थात डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह शुरू से ही मांग रही है कि भारत को डोमिनियन स्टेटस अर्थात औपनिवेशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। अन्य अधिनियमों की भांति इस एक्ट के द्वारा भी ब्रिटिश सरकार ने वास्तविक सत्ता अपने हाथों में कस के रखी। किंतु दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों का जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसे समाप्त तो कर दिया गया और प्रांतों में अब स्वशासन की स्थापना भी की गई। यह इस एक्ट का महत्वपूर्ण पहलू रहा है। हम देखते हैं कि आखिर इस एक्ट के पारित होने में और क्या पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण रही है भारत के संदर्भ में। तो ध्यान रखिएगा, सर जॉन साइमन कमीशन, आपको मालूम ही होगा, साइमन कमीशन के नाम से इसे हम जानते हैं। इसे गठित किया गया था भारत परिषद एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसीलिए भारतीयों ने इस कमीशन का तीव्र विरोध और पूर्णतः बहिष्कार किया। तत्पश्चात दोस्तों, भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने दोस्तों भारतीयों को संवैधानिक मसौदे के निर्माण की चुनौती दी। उनका यह मत था कि जब भी ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार कोई कानून बनाती है भारतीय संदर्भ में, तो भारतीय उसमें मीन में एक निकालने लग जाते हैं। तो उन्होंने ये चुनौती दी कि आप कोई एक संवैधानिक मसौदा तैयार करके बताएं और मैं उसे स्वयं ब्रिटिश संसद के समक्ष रखवाकर पास कराने का प्रयास करूंगा, बशर्ते आप सब लोग एकमत हो, भारतीय राजनेता एकमत हो। ठीक है, तो यह चुनौती भी थी दोस्तों। तत्पश्चात दोस्तों, पंडित मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट, यह समिति गठित की गई थी लॉर्ड बर्किनहेड की संवैधानिक मसौदा निर्माण की चुनौती के परिप्रेक्ष्य में। ध्यान रखिएगा। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की 14 सूत्री मांगे, यह तो आपको मालूम ही होगा, नेहरू समिति की रिपोर्ट को मुस्लिम लीग ने नहीं माना और मुस्लिम लीग के प्रमुख श्री मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांगे पेश की थी। तत्पश्चात दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932 के मध्य में यह आयोजित हुए लंदन में। तो इनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के संदर्भ में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने भारत के नवीन संविधान की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण एक श्वेत पेपर, व्हाइट पेपर से किया और इस पर विचार करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति भी गठित की। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही दोस्तों 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश क्राउन की अनुमति से हमारा यह एक्ट पारित हुआ, हमारा यह एक्ट अस्तित्व में आया।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर के संदर्भ में आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे। व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र होता क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, यह होती है सरकार के द्वारा दी जाने वाली प्रामाणिक आधिकारिक सूचना। ठीक है, वर्तमान में भी भारत सरकार जब भी उसे प्रामाणिक सूचना देनी हो तब वह जारी करती है श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी की विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह था भारतीय शासन और प्रशासन में आमूलचूल बदलाव करने वाला एक नवीन ब्रिटिश संसद का प्रयास। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो प्रयास था यह काफी विस्तृत था और इसके अंतर्गत दोस्तों यह एक 14 भागों में 321 सेक्शंस या धाराओं में 10 शेड्यूल्स में और 15 परिशिष्टों में वर्गीकृत था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह एक्ट होगा। जैसे वर्तमान संविधान के हमारे भाग कितने हैं? 22 धाराएं अर्थात अनुच्छेद कितने हैं? 395। अनुसूचियां कितनी है वर्तमान में? 12 और परिशिष्ट कितने हैं? अभी हमारे यहाँ पर 3। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं वर्तमान भारतीय संविधान से इसकी तुलना करते हुए कि आखिर यह कितना विस्तृत एक्ट था ब्रिटिश काल में। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर यह एक्ट पारित कब हुआ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था अगस्त 1935 में। तत्पश्चात दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर इसे संज्ञा क्या दी जाती? तो इसे संज्ञा दी जाती है संवैधानिक निरंकुशता वाले एक्ट की। तो इस एक्ट को क्या कहते हैं? संवैधानिक निरंकुशता वाला एक्ट। और इसे कब पारित किया गया था? अगस्त 1935। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर इस एक्ट का आधार क्या था। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी कि लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति को गठित किया गया था और उसने एक व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र की समीक्षा की थी और इसी के आधार पर भारत सरकार अधिनियम को निर्मित किया। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं आखिर इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, कि आखिर क्यों लाया गया। तो देखिएगा दोस्तों, भारत सरकार को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना इस एक्ट का उद्देश्य था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इस एक्ट की मुख्य विशेषताएं या फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फीचर दोस्तों, भारतीय संविधान की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तत्पश्चात दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली को, जो कि पहले प्रांतों में स्थापित की गई थी, उसे अब केंद्र में स्थापित करना, स्टार्टिंग ऑफ डायरकी इन सेंटर। तत्पश्चात समस्त देशी रियासतों को प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में शामिल करना, एक्सेशन ऑफ ऑल द नेटिव स्टेट्स। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार का संरक्षण एवं रक्षा कवच, सेफगार्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तत्पश्चात ब्रिटिश प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान करना, प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी टू ब्रिटिश प्रोविंसेस। भारतीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन फेडरल असेंबलीज। विषयों का प्रशासकीय विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ पावर्स। इसके अंतर्गत दोस्तों संघीय सूची या फेडरल लिस्ट, प्रांतीय सूची या प्रोविंशियल लिस्ट और संवर्ती सूची अर्थात कॉन्करेंट लिस्ट को भी निर्मित किया गया था। तत्पश्चात ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग सुप्रीमेसी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट। बर्मा, बरार और अदन को पृथक करना, टू सेपरेट बर्मा, बरार एंड अदन। सांप्रदायिक निर्वाचनों को मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स को बनाए रखना। तत्पश्चात भारतीय परिषद को भंग करना, सुपरसीडिंग ऑफ द इंडियन काउंसिल। अधिनियम की प्रस्तावना, दोस्तों ध्यान रखना इस अधिनियम की भी 1919 के भारतीय परिषद एक्ट जैसी ही एक प्रस्तावना थी, प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। तो यह थी दोस्तों 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं या फीचर्स। अब हम इनका एक एक सविस्तार वर्णन करते हैं, समझते हैं कि आखिर इन सिनॉप्सिस में विस्तृत रूप से हमको क्या जानना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में यह एक्ट काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है,
क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से पहली बार विधानमंडलों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और इस एक्ट में जो प्रावधान थे दोस्तों, उनका अब हम एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं। देखिए, सबसे पहले भारतीय संविधान की रूपरेखा, आउटलाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान हमारे सामने रखा, जिसमें कहा गया था कि संपूर्ण संघ के लिए एक ही संविधान होना चाहिए। इससे संपूर्ण भारत की शक्ति में वृद्धि हो जाएगी, इजाफा हो जाएगा। तो यह था दोस्तों भारतीय संविधान की रूपरेखा या आउटलाइन के संदर्भ में ब्रिटिश संसद का एक प्रयास। तत्पश्चात दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र में स्थापित करना, स्टार्टिंग ऑफ डायरकी इन द सेंटर्स। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि पहले ब्रिटिश सरकार ने 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। अब दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इस द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से हटा दिया और इस प्रणाली को लागू कहाँ किया? केंद्र में। इस प्रणाली के आधार पर केंद्रीय शासन भी दो भागों में विभक्त हो गया। पहला था दोस्तों संरक्षित विषय अर्थात रिजर्व सब्जेक्ट, द्वितीय था हस्तांतरित विषय अर्थात ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। गवर्नर जनरल अपनी परिषद के द्वारा, जो उसकी कार्यकारिणी रहती थी, उसके द्वारा संरक्षित विषय अर्थात रिजर्व सब्जेक्ट के संदर्भ में शासन का संचालन करता था और गवर्नर जनरल जो हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट हैं उनका जो शासन का संचालन करना था, उसके लिए उसे एक मंत्रिमंडल के गठन करने का प्रावधानित भी किया। इस परिषद में 10 मंत्रियों को उसे सम्मिलित करना था, मतलब जो तथाकथित मंत्री परिषद कही जा रही उसमें कितने मंत्री होना थे? 10 मंत्री। यद्यपि कार्यपालिका के प्रथम भाग को केंद्रीय विधानमंडल से बिल्कुल अलग रखा गया, मतलब जो रिजर्व सब्जेक्ट हैं उनके संदर्भ में जो शासन का संचालन करना है वह केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से बिल्कुल अलग है, जबकि जो हस्तांतरित विषयों का शासन संचालन करना है गवर्नर जनरल को जिस मंत्री परिषद के द्वारा, वह हमारे जो केंद्रीय विधानमंडल के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी घोषित की गई। इस व्यवस्था में गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह लेना अनिवार्य था, सलाह लेना अनिवार्य, लेकिन उसको मानना या न मानना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पर निर्भर करता था, अर्थात वह इनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, विशेषकर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के विषय में, विशेषकर हस्तांतरित विषयों के संदर्भ में। देखते हैं दोस्तों अब हम अगला एक महत्वपूर्ण प्रावधान कि समस्त देशी रियासतों को शामिल करना इस प्रस्तावित भारतीय संघ में। एक्सेशन ऑफ ऑल द नेटिव स्टेट्स। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत और देशी रियासत इन सब को एकीकृत करके एक अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया इस एक्ट में। इसके अंतर्गत दोस्तों 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को, साथ ही जो देशी रियासतें थी तत्कालीन, वे स्वेच्छा से इसमें शामिल होंगी और इस प्रकार से बनेगा हमारा प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ या ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रस्तावित संघ में ब्रिटिश प्रांतों जिनकी संख्या थी 11 और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों जिनकी संख्या थी 6, इनको प्रवेश करना तो अनिवार्य था, लेकिन देशी रियासतों को इसमें सम्मिलित होना वैकल्पिक था। चाहे तो वे इसमें सम्मिलित हों, चाहे तो वह इसमें सम्मिलित ना हो। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, या इस प्रावधान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। देशी रियासतों को इसमें सम्मिलित होने के लिए 2 शर्तें थी। सबसे पहली, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों में न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें इस संघ में शामिल ना हो, और दूसरी क्या है, रियासतों की कुल जनसंख्या में से आधी जनसंख्या वाली रियासतें संघ में सम्मिलित न हो। यह 2 शर्तें थी। मतलब इस प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतें सम्मिलित होंगी या नहीं, यह 2 बात पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं उनमें से जो न्यूनतम आधे प्रतिनिधि चुनने वाली रियासतें वो बोल दे कि हमें संघ में शामिल ना होना हो,
या फिर देशी रियासतों की जो कुल जनसंख्या है उनमें से आधी जनसंख्या वाली रियासतें बोल रही कि हमें इस प्रस्तावित संघ में शामिल नहीं होना हो, तो भाई ऐसी स्थिति में यह प्रस्तावित भारतीय संघ अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तत्पश्चात ध्यान रखिएगा, इस प्रस्तावित संघ में सभी रियासतों को वैसे तो सम्मिलित होना था। इसके लिए देशी रियासतों को एक प्रवेश लेख, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करना होते थे। ध्यान रखिएगा, इसके लिए कम से कम आधी रियासतों की स्वीकृति या सहमति आवश्यक थी, जिस पर चूंकि सहमति नहीं बन पाई देशी रियासतों में, इसीलिए वे इसमें शामिल नहीं हुई। अर्थात अखिल भारतीय संघ का जो प्रस्ताव था एक व्यवहारिक रूप या मूर्त रूप न ले सका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देश में संघ का अस्तित्व नहीं था, फिर भी 1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। इसीलिए दोस्तों केंद्र सरकार में भारतीय परिषद एक्ट 1919 के प्रावधानों के अनुरूप ही 1946 तक कार्य का संचालन होता रहा। मतलब यह एक तो बन गया, लेकिन केंद्र सरकार किस पर चलती रही? भारतीय परिषद एक्ट 1919 ईस्वी के प्रावधानों के अनुसार ही। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघ और इकाई के मतभेदों को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करना, प्रोविजन ऑफ ऑटोनॉमी टू द ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से प्रांतों में जो शासन प्रणाली 1919 के द्वारा लागू की थी, जिसे हम कहते हैं द्वैध शासन व्यवस्था, डायरकी गवर्निंग सिस्टम, उसे समाप्त कर दिया। अब प्रांतों को वास्तविक स्वायत्तता भी प्रदान की। संरक्षित और हस्तांतरित विषयों के भेदभाव को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। भारतीय राजनेता भी इसकी हमेशा से मांग करते रहे थे, किंतु दोस्तों इस एक्ट के द्वारा मंत्रियों को शासन कार्य के संचालन का भार भी सौंप दिया और उन्हें विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी भी बना दिया गया। प्रांतों के विषय पर केंद्र के नियंत्रण को सीमित कर दिया गया। फिर भी वास्तविकता में प्रांतों में उत्तरदायी शासन का प्रयोग तो किया गया, लेकिन इसकी स्थापना व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाई। इसके अंतर्गत दोस्तों गवर्नर को यह भी अधिकार दिया कि वह मंत्रियों की सलाह को ठुकरा दे। मतलब मंत्रियों की सलाह मानने न मानने के लिए गवर्नर बाध्य नहीं था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त उत्तरदायी शासन व्यवस्था का यह प्रावधान उपहास की, हंसी मजाक की वस्तु बनकर ही रह गया। अर्थात इसका वास्तविक लाभ प्रांतों को कभी भी प्राप्त नहीं हो सका। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब प्रांतीय गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन। इसके पूर्व में जो प्रांतीय गवर्नर थे वे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन कार्यरत होते थे। ध्यान रखिए दोस्तों, विधि निर्माण हेतु प्रांतीय विषयों पर अत्यंतिक अधिकार प्रांतों को सौंप दिया गया। अर्थात प्रांतीय विषयों पर जो विधि निर्माण का वास्तविक अब्सोल्यूट जो राइट्स है वह प्रांतों के पास रहेगा और उस पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। इसकी भी भारतीय राजनेता लंबे समय से मांग कर रहे थे। प्रांतीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां प्रांतीय गवर्नर में निहित कर दी और इसकी नियुक्ति करते थे ब्रिटिश क्राउन। किसकी सिफारिश पर? ब्रिटिश सरकार की सिफारिश पर। और ऐसे प्रांतीय गवर्नरों का कार्यकाल होता था 5 वर्षों का। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों को जो स्वायत्तता प्रदान करने का जो प्रावधान था वह कुछ इस प्रकार था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, गवर्नर को सलाह या सहायता के लिए शासन कार्यों के संचालन में गवर्नर को सलाह या सहायता के लिए मंत्री परिषद का भी प्रावधान किया गया था। इन मंत्रियों की नियुक्ति प्रांतीय गवर्नर द्वारा विधान परिषद में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के परामर्श के उपरांत की जाती थी। गवर्नर को वैसे तो अनेक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त थी जिनका प्रयोग वह मंत्रियों की सलाह के बिना भी करता था। इसीलिए दोस्तों हम बोलते हैं कि प्रांतों को जो स्वायत्तता की बात की गई वह बेमानी थी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय केंद्रीय विधानमंडल का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन फेडरल असेंबलीज।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह का जो ढांचा है वह तैयार करा था ब्रिटिश सरकार ने भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल में दोस्तों गवर्नर जनरल, संघीय विधानसभा और संघीय राज्य परिषद शामिल होते थे। गवर्नर जनरल कार्यपालिका का प्रमुख होता था और जिसकी नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश संसद की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश ताज के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी और उसका कार्यकाल होता था दोस्तों 5 वर्षों का। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश संसद के परामर्श पर, जिसका कार्यकाल था 5 वर्ष। इस एक्ट के द्वारा दोनों सदनों की जो सदस्य संख्या थी उसमें इजाफा किया गया, वृद्धि की गई और साथ में मताधिकार का भी विस्तार किया गया दोस्तों। निचले सदन को अब संघीय विधानसभा, फेडरल असेंबली की संज्ञा दी गई और उच्च सदन को अब संघीय राज्य परिषद, फेडरल काउंसिल ऑफ स्टेट की संज्ञा दी गई। इस एक्ट के अनुसार दोस्तों परोक्ष निर्वाचन विशेष रूप से इन दोनों सदनों के संदर्भ में प्रावधानित भी किया है। देखिए दोस्तों, संघीय राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या हुआ करती थी 260। इन 260 प्रतिनिधियों में से 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि हुआ करते थे और 104 प्रतिनिधि देशी रियासतों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह सदन एक स्थायी सदन था। मतलब इसकी प्रकृति क्या थी? स्थायी सदन की प्रकृति थी। मतलब इसके जो भी सदस्य हैं उनका कार्यकाल हुआ करता था 6 वर्ष और इस सदन के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के उपरांत अवकाश ग्रहण कर लिया करते थे। आपको मालूम है वर्तमान में भारत की राज्यसभा वह भी क्या है? एक स्थायी सदन है और जिसके सदस्यों का कार्यकाल भी क्या है? 6 वर्ष और उसके सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यही व्यवस्था थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं केंद्रीय विधानसभा के संगठन के विषय में। इसमें कुल सदस्य संख्या थी दोस्तों 375, जिसमें से 250 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि और 125 देशी रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह सदन था अस्थायी प्रकृति का सदन। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, जहां से इस सदन के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था और इन सदस्यों का कार्यकाल हुआ करता था 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सदन का चुनाव होता था जैसे वर्तमान हमारी लोकसभा का होता है कि भारतीय प्रांतों को इसमें जनसंख्या के आधार पर लगभग 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया और यहाँ पर एक साथ सदस्यों के चुनाव होते जिसे हम कहते हैं आम चुनाव, और एक साथ सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है और एक साथ ही इन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। तो ठीक है दोस्तों, देखा आपने, केंद्रीय विधानसभा मतलब हमारी लोकसभा के समान और संघीय राज्य परिषद मतलब हमारी वर्तमान राज्यसभा के समान ही थी। तो यह था दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्रीय विधानमंडल का गठन और संगठन। तत्पश्चात दोस्तों ध्यान रखिएगा, तत्कालीन केंद्रीय विधानसभा में प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा भी निर्वाचन होता था, गवर्नर जनरल द्वारा कुछ सदस्यों का मनोनयन भी होता था और देशी रियासतों के शासकों द्वारा भी कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार का संरक्षण और रक्षा कवच, सेफ गार्ड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा केंद्र और प्रांतों में जो शासन प्रणाली लागू की गई थी वह पूर्ण नहीं थी। मतलब वह कैसी थी? अपूर्ण थी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोकमत के विरोध की कोई भी परवाह नहीं की और गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नर को ऐसी शक्तियां प्रोवाइड कर दी दोस्तों जिनका प्रयोग वह स्वविवेक या अपनी इच्छानुसार करते थे। 1935 ईस्वी के इस एक्ट में रक्षा कवच और संरक्षणों की भरमार थी। ठीक है, और इस संबंध में मुस्लिम लीग के तत्कालीन महासचिव श्री मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा है कि इस एक्ट में 98% गवर्नर जनरल के विशेषाधिकार और व्यक्तिगत निर्णय हैं तथा केवल 2% अधिकार मंत्रियों के हैं। तो दोस्तों यह आलोचनात्मक रूप से टिप्पणी की है श्री मोहम्मद अली जिन्ना ने इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार के संरक्षण और रक्षा कवच के संदर्भ में।
ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम देखते हैं कि विषयों का प्रशासकीय विभाजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ पावर्स। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा दोस्तों विधानमंडल की जो पावर्स होती हैं उनका एक वर्गीकरण किया। अब वह वर्गीकरण कैसे किया दोस्तों, तो हम देखते हैं सबसे पहले संघीय सूची या फेडरल या सेंट्रल लिस्ट। दोस्तों इसमें अखिल भारतीय महत्व के लगभग 59 विषय, 59 विषयों को ब्रिटिश सरकार ने शामिल किया। इनके अंतर्गत जो मुख्य विषय हैं जैसे सशस्त्र सेनाएं, वैदेशिक मामले, मुद्रा, डाक व तार, जनगणना, रेल, केंद्रीय सेवा इत्यादि विषय इसमें शामिल थे। ठीक है दोस्तों, ये विषय ऐसे थे दोस्तों जिनका संबंध केवल और केवल केंद्र से हुआ करता था, इसलिए प्रांतों का जो शासन है वह इसमें हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं था। तत्पश्चात दोस्तों प्रांतीय सूची या प्रोविंशियल लिस्ट के अंतर्गत दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने लगभग 54 विषयों को शामिल किया गया। इन 54 विषयों में दोस्तों शांति व्यवस्था, पुलिस, न्याय, जेल, शिक्षा, स्थानीय शासन, कृषि, वन और भू राजस्व इत्यादि शामिल थे। ध्यान रखिएगा, इन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को दिया गया, लेकिन ध्यान रखिएगा केंद्र को लगता है कि इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए तो वह कर सकती थी, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में, आम स्थिति में, सामान्य स्थिति में केंद्र इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि दोस्तों यह कैसे विषय थे, स्थानीय महत्व के विषय थे। तो इसमें पूरी पावर दी गई प्रांतीय विधानमंडलों को, एब्सोल्यूट पावर थी उनके पास इसमें। तत्पश्चात दोस्तों समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ध्यान रखिए दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इस सूची में लगभग 36 विषयों को शामिल किया जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और प्रांत दोनों को था। मतलब केंद्रीय विधानमंडल हो या प्रांतीय विधानमंडल, दोनों ही इस पर कानून बना सकते, लेकिन दोनों ही कानूनों में भिन्नता होने पर केंद्रीय कानून ही लागू माना जाता था। दोस्तों इस सूची के अंतर्गत दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या क्या शामिल, तो देखिएगा दीवानी कानून, दंड नियम, विवाह और तलाक, श्रमिक कल्याण, समाचार पत्र, औद्योगिक विवाद और आपराधिक मामले इत्यादि को इस समवर्ती सूची में दोस्तों शामिल किया गया इस एक्ट के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा संघीय सूची में कितने विषय हैं, 59 केंद्रीय महत्व के, अखिल भारतीय महत्व के। प्रांतीय सूची में कितने विषय रखे गए, 54, ठीक है, स्थानीय महत्व के। समवर्ती सूची में कितने विषय रखे गए दोस्तों, 36। यह जरूर ध्यान रखना इस एक्ट के अंतर्गत कि इनमें कितने कितने विषय शामिल किए गए थे। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि अवशिष्ट विषयों सहित कुछ आपातकालीन अधिकारों को वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सौंपा गया। ध्यान रखिएगा अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख इस एक्ट में कहीं नहीं है, किंतु गवर्नर जनरल अपने विशेषाधिकारों के तहत कोई भी अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय विधानमंडल या प्रांतीय विधानमंडलों को सौंप सकता था। और ध्यान रखिएगा अवशिष्ट विषयों संबंधी विधियों में असंगति की स्थिति में भी केंद्रीय विधि ही अधिभावी होती थी। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं। जब हमने बात करी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की, तो आखिर अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूरी पावर हैं क्या। तो ध्यान रखिए दोस्तों जिस विषय का उल्लेख उपरोक्त तीनों लिस्ट में नहीं है, तीनों सूचियों में नहीं है, वह कहलाते थे अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को यह शक्ति थी कि वह इसे प्रांतीय या केंद्रीय विधानमंडल किसी को भी सौंप सके, ठीक है। लेकिन अवशिष्ट विषयों के संबंध में यदि कोई भी असंगति होती है तो केंद्रीय विधि ही अधिभावी होती है, वही लागू होती है। यह बात भी आपको ध्यान रखना। वर्तमान भारतीय संविधान में भी अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात दोस्तों ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्रदान करना इस एक्ट का यह भी एक फीचर था। दोस्तों क्या फीचर था, प्रोवाइडिंग सुप्रीमेसी टू ब्रिटिश पार्लियामेंट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न अधिनियमों की भांति इस एक्ट में भी ब्रिटिश संसद को ही सर्वोच्च सत्ता प्रदान की। कैसे दोस्तों, वह ऐसे कि इस एक्ट में भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसी भी तरह का संशोधन करना तो वह कर सकती थी केवल ब्रिटिश संसद, ना कि भारतीय विधानमंडल।
ठीक है। भारतीय विधानमंडल केवल और केवल ब्रिटिश संसद के समक्ष संशोधन की सिफारिश ही रख सकते थे, लेकिन उस सिफारिश को मानना या न मानना यह पावर था ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास में। तत्पश्चात दोस्तों बर्मा आदन को पृथक रखना। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा भारत से बर्मा को अलग कर दिया और साथ ही में दोस्तों अदन को भारतीय सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया और उसे उपनिवेश दफ्तर कॉलोनियल ऑफिस के नियंत्रण में कर दिया। ध्यान रखिएगा, बरार को भी मध्य प्रांत के अधीन रख दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं संघीय न्यायालय की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने 1935 के अधिनियम में संघीय योजनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की व्यवस्था भी की। इस न्यायालय को अधिनियम की व्याख्या करने और केंद्र और राज्य अर्थात जो प्रस्तावित संघ था उसकी इकाइयों में क्षेत्राधिकार संबंधी जो विवाद हैं उनको निस्तारित करने का अधिकार दिया गया। अब देखते हैं दोस्तों आखिर इस संघीय न्यायालय की जो संगठन या संरचना कैसे थी। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें थे एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, मतलब इसके अंतर्गत कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। तत्पश्चात दोस्तों इसने काम कब से चालू किया, तो ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर 1937 ईस्वी से इस संघीय न्यायालय ने, फेडरल कोर्ट ने अपने कार्य का आरंभ किया। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसका मुख्यालय था दिल्ली। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर। इनकी जो नियुक्तिकर्ता थे वे थे ब्रिटिश क्राउन। इसकी अधिकारिता क्या थी, तो दोस्तों ध्यान रखना इसको 3 तरह की अधिकारिता प्राप्त थी, प्रारंभिक, अपीली और परामर्शदात्री अधिकारिता। अब हम इन अधिकारिताओं के विषय में थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर प्रारंभिक अधिकारिता, अपीली और परामर्शदात्री अधिकारिता का प्रयोग यह न्यायालय कैसे करता था। तो देखते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत संघीय न्यायालय संविधान के उपबंधों का निर्वचन करता था या उससे संबंधित विवादों को हल भी करता था। मतलब संविधान का मतलब यहाँ पे दोस्तों है भारतीय सरकार अधिनियम 1935। उसमें यदि किसी प्रावधान के संबंध में कोई दिक्कत है, निर्वचन में कठिनाई है या संवैधानिक विवाद वाली स्थिति है तो उन सब का हल करना आता था प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत। अब देखते हैं दोस्तों हम परामर्शदात्री अधिकारिता के अंतर्गत कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को विधि और तथ्य के विषय में किसी विषय पर सलाह देने का अधिकार प्राप्त था हमारे संघीय न्यायालय को इस एक्ट के अंतर्गत। अब दोस्तों हम देखते हैं परामर्शदात्री अधिकारिता के बाद अपीली अधिकारिता के विषय में। दोस्तों संघीय न्यायालय भारत स्थित सभी उच्च न्यायालयों के विनिश्चयों से अपीलों की सुनवाई करता था और संघीय न्यायालय को सिविल और दांडिक मामलों में अपीली अधिकारिता प्राप्त भी नहीं थी। तो यह थी दोस्तों अपीली अधिकारिता हमारे संघीय न्यायालय की। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चूंकि जो संघीय योजना इस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित की थी अखिल भारतीय संघ की, वो तो हमारे देश में लागू नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी दोस्तों 1937 से ही हमारे फेडरल कोर्ट ने अपना कार्य आरंभ कर दिया। यह न्यायालय भी पूर्ण और अंतिम न्यायालय नहीं था दोस्तों, क्योंकि इसके विरुद्ध में अपील की जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल क्या है दोस्तों, ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन कार्य के संचालन के लिए बनाई गई एक परिषद या काउंसिल थी। तो दोस्तों प्रीवी काउंसिल को इस फेडरल कोर्ट के जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं सांप्रदायिक निर्वाचनों को बनाए रखना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स रिमेन अनटच्ड। मतलब दोस्तों जो 1909 से सांप्रदायिक निर्वाचनों की व्यवस्था की गई थी वह इस एक्ट में भी बदस्तूर जारी रही। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि यह सांप्रदायिक निर्वाचन खतरनाक है, गलत है, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने फूट डालो शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए सांप्रदायिक निर्वाचनों को न केवल बनाए रखा बल्कि उन्हें विस्तारित भी कर दिया। अब दोस्तों यह सांप्रदायिक निर्वाचन ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियनों, हरिजनों, श्रमिकों और स्त्रियों आदि को भी प्रोवाइड किया गया संघीय और प्रांतीय विधानमंडलों में।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों धर्म और जाति के आधार पर यह निर्वाचन की व्यवस्था जारी रखने का जो प्रावधान था वह बदस्तूर जारी रहा और मताधिकार फिर भी हमारे देश में सीमित था। यदि हम 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम से तुलना करें तो दोस्तों हम देखते हैं कि मताधिकार का विस्तार किया गया। तत्कालीन भारतीय जनसंख्या के 14% लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया, अर्थात 35 मिलियन भारतीय अब मत देने के अधिकारी बन गए थे। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं भारतीय परिषद को भंग करना। ब्रिटिश सरकार ने भारत राज्य सचिव की जो ब्रिटेन लंदन में स्थित भारतीय परिषद थी उसे इस एक्ट के द्वारा भंग कर दिया गया, क्योंकि यह परिषद कर क्या रही थी, केवल और केवल भारत राज्य सचिव के काम में मीन मेख निकालना, उसकी आलोचना करना, यही काम करती थी। इसलिए भारत सचिव की सहायता के लिए एक परामर्शदाता मंडल की स्थापना की गई और भारतीय परिषद को सदा के लिए भंग कर दिया गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं नवीन संविधान की प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में। नवीन संविधान दोस्तों अनम्य अर्थात रिजिड प्रकृति का था। इसमें संशोधन की जो शक्ति थी वे केवल किसे प्राप्त थी, ब्रिटिश संसद को। भारतीय विधानमंडल केवल उसमें संशोधन का प्रस्ताव पारित कर सकते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तत्कालीन हमारे केंद्रीय विधानमंडल के अलावा ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, जिनमें से 5 प्रांतों में एक सदनी विधायिका ही थी। ठीक है दोस्तों, आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए प्रांतों का पुनर्गठन। सिंध को, जो सिंध प्रांत बंबई के अंतर्गत आता था, उसे अब अलग कर दिया गया और सिंध को क्या बनाया गया, एक अलग स्वतंत्र प्रांत। ठीक है, बिहार और उड़ीसा को अब अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया और इनके नाम हो गए अब बिहार और उड़ीसा। तो बिहार उड़ीसा 2 पृथक हुए और सिंध और बंबई 2 पृथक हुए। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया। यह भी एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए आपको प्रांतों के पुनर्गठन में। अधिनियम की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट। ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट में किसी भी तरह की प्रस्तावना को शामिल नहीं किया और जो भारत परिषद अधिनियम 1919 ईस्वी में जो प्रस्तावना प्रावधानित थी उसे ही इस एक्ट में जोड़ दिया गया। इस प्रस्तावना का उद्देश्य यह था दोस्तों कि भारतीय विश्वास रखें कि अंग्रेजी सरकार का मुख्य लक्ष्य भारत में औपनिवेशिक राज, डोमिनियन स्टेट को स्थापित करना है, लेकिन इस एक्ट में कहीं भी भारत के लिए डोमिनियन स्टेट को स्थापित करने का प्रावधान प्रावधानित नहीं किया गया। विचित्र बात है, भारतीयों को बोल रहे हैं विश्वास रखें और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए एक प्रावधान भी नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, श्री कोपलैंड ने लिखा है सन 1935 के भारतीय अधिनियम ने यद्यपि कांग्रेस इस पर विश्वास नहीं करेगी, यह संभव बना दिया है कि भारत का भाग्य अंग्रेजों के हाथों से निकलकर भारतीयों के हाथों में आए। कोपलैंड जी का एक कथन था दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस एक्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों की, इंपॉर्टेंट फैक्ट की। सबसे पहली बात दोस्तों, देश में पहली बार संघीय व्यवस्था को लागू किया गया। हाँ, यह बात अलग है कि यह प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था भारत में लागू नहीं हो पाई देशी रियासतों के अड़ियल रूप के कारण। तत्पश्चात दोस्तों केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांतों में जिस डायरकी गवर्निंग सिस्टम ने असफलता को प्राप्त किया था, अब वह केंद्र में लागू हो गया। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो कार्यपालिका है उसे 2 भागों में बांटा गया। एक भाग में थे गवर्नर जनरल और उसके पार्षद और दूसरे में थे गवर्नर जनरल और उसके मंत्री। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति प्रदान की गई, मतलब केंद्रीय विधानमंडल द्वारा जो भी प्रस्ताव या विधेयक पारित किया गया है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, वह अपनी निषेध के अधिकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। तत्पश्चात दोस्तों संघ राज्य को निर्देश प्रदान कर सकता था। चूंकि इस प्रस्तावित एक्ट में एक संघीय व्यवस्था को लागू किया गया था, खैर वह तो बन नहीं पाई, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों केंद्रीय सरकार अर्थात संघ राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर सकता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियां रेसिड्यूरी पावर किसमें दे दी गई थी, गवर्नर जनरल के पद में निहित कर दी गई थी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का भी इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया था। समवर्ती सूची में संघीय विधि को प्राथमिकता दी गई, मतलब समवर्ती सूची के विषय में राज्य विधानमंडल और संघीय विधानमंडल की विधियों में यदि असामंजस्य है तो संघीय विधि ही लागू होगी।
तत्पश्चात दोस्तों संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई, जिसने अपना कार्य आरंभ किया था 1937 से। तत्पश्चात दोस्तों केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान, आज जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वह यही है। तत्पश्चात दोस्तों भारत परिषद, जो भारत राज्य सचिव की परिषद थी, उसको भी अब समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह क्या करा गया, एक बोल सकते हैं परामर्शदाता समूह की स्थापना की गई। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि दोनों सदनों में, मतलब केंद्रीय स्तर पे हो या राज्य स्तर पे हो, विधानमंडल के दोनों सदनों में यदि मतभेद हो जाता है किसी विषय को लेकर, तो उन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का इसके अंतर्गत प्रावधान भी किया गया था। तत्पश्चात दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का भी इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति से ही कुछ विधेयकों को केंद्रीय विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता था। इस विषय का भी या इस बात का भी प्रावधान किया गया। 2 या 2 से अधिक राज्य यदि संघ सरकार से किसी विषय पर विधि निर्माण का अनुरोध करें, प्रार्थना करें, तो संघीय विधानमंडल राज्यों के संदर्भ में विधि निर्माण करने में सशक्त था। तत्पश्चात दोस्तों पहली बार प्रांतों को स्वायत्तता भी प्रोवाइड की गई थी। दोस्तों आपको एक और महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना चाहिए कि मताधिकार को अब इस एक्ट में विस्तारित किया गया, किंतु व्यावहारिकता में तत्कालीन भारतीय जनता के केवल 14% भाग को ही मताधिकार का अधिकार प्रोवाइड किया गया था। यह भी आपको जानना जरूरी है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं इस एक्ट का मूल्यांकन या एवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात, इस एक्ट में भारत के राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा की गई और केवल वरीयता दी गई ब्रिटिश हितों को। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट ने एक अनम्य संविधान को भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया, जिसमें आंतरिक विकास अर्थात संशोधन की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि संविधान में संशोधन की शक्ति केवल ब्रिटिश संसद को ही प्राप्त थी। इसे कहते हैं रिजिड या अनम्य संविधान। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट में जो संघीय व्यवस्था निर्मित की गई थी वह काफी दोषपूर्ण थी। जैसे दोस्तों अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना की परिकल्पना इस एक्ट में प्रस्तुत की गई थी, प्रावधानित की गई थी, उसके लिए न तो सरकार गंभीर थी और न ही उसने कोई स्पेशल प्रावधान किए। संघ में शामिल होना है या नहीं होना है, यह निर्णय किसको करना है, देशी रियासतों को। ठीक है, इसलिए यह संघ निर्माण की यह जो परिकल्पना थी दोस्तों, कभी भी मूर्त रूप, वास्तविक रूप धारण नहीं कर पाई। तो यह संघीय व्यवस्था की दोषपूर्ण व्यवस्था थी हमारे संदर्भ में, हमारे लिए। तत्पश्चात दोस्तों देखते हैं इस एक्ट ने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया और इस द्वैध शासन व्यवस्था की आलोचना करने वाले थे सर जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष, और उन्होंने जिस व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया था उसी व्यवस्था को अब केंद्र पे थोप देना किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गवर्नर जनरल को प्रदत्त विशेष संरक्षण विशिष्ट उत्तरदायित्व से इस एक्ट के व्यवहारिक क्रियान्वयन में काफी दिक्कतें आई। पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ने कालांतर में सांप्रदायिकता की समस्या को हमारे देश के सामने उभारा और जिसकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में हुई, और आज भी दोस्तों इस सांप्रदायिकता की समस्या से हम जूझ रहे हैं। तो दोस्तों इस एक्ट ने पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को और अधिक विस्तारित किया। इसे आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों, महिलाओं, हरिजनों तक भी विस्तारित किया, और दोस्तों इसके ही परिणाम देखते हैं हम 1947 में सांप्रदायिकता के कारण हुए देश के विभाजन के रूप में। तत्पश्चात दोस्तों जिस प्रांतीय स्वायत्तता का जिक्र इस एक्ट के अंतर्गत किया गया वह बेमानी थी, नाम मात्र की थी, क्योंकि प्रांतीय गवर्नर को असीमित अधिकार दे दिए गए थे अपने प्रांत के संदर्भ में। इसलिए यह स्वायत्तता होना या न होना बस एक बेमानी बात सिद्ध हुई हमारे लिए। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं विचारकों की दृष्टि में भारत सरकार अधिनियम 1935, व्यूज ऑफ थिंकर रिगार्डिंग द एक्ट 1935। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस एक्ट के संदर्भ में लिखा था कि राजनीतिक परिवर्तनों के दृष्टिकोण से यह संविधान और उसका पैशाचिक संघ वाहियात है। हमको ऐसा वाहन दिया जिसमें सब गति निरोधक तो हैं,
किंतु चालक यंत्र का अभाव है। ठीक है, तो यह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार इस एक्ट के संदर्भ में। इसके साथ ही पंडित नेहरू ने कहा है कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। एक और व्यक्तित्व दिया पंडित नेहरू ने कि यह गुलामी का एक नवीन अधिकार पत्र या चार्टर था। 1935 का एक्ट क्या था? भारतीयों की गुलामी या दास्ता का एक नवीन अधिकार पत्र या चार्टर था। यह थे पंडित नेहरू के भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के संदर्भ में विचार। श्री ए.बी. कीथ ने विचार दिया दोस्तों इस एक्ट के संदर्भ में कि 1935 के एक्ट के अंतर्गत भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का एक सच्चा प्रयत्न किया गया। यह मानना है श्री ए.बी. कीथ का। तत्पश्चात दोस्तों जेपी सूद का विचार है कि भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करने के मार्ग में यह मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वितीय मार्गदर्शक स्तंभ है, जबकि 1919 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम प्रथम मार्गदर्शक स्तंभ था। तो दोस्तों जेपी सूद ने ब्रिटिश सरकार के प्रति बहुत ही ज़्यादा उदार रवैया दिखाया है अपने विचारों के अंतर्गत। श्री फजल उल हक का मानना है कि 1935 के एक्ट के द्वारा न तो हिंदू राज्य स्थापित होता है और न ही मुस्लिम राज्य, इससे केवल और केवल अंग्रेजी राज्य ही स्थापित होता है। फजल उल हक का यह विचार काबिले गौर है। तत्पश्चात दोस्तों B.R. टॉमलिंसन ने लिखा इस एक्ट के संदर्भ में कि भारत में संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को प्रारंभ करना उपनिवेशी शासन की तरफ भारतीयों को आकृष्ट करने की चेष्टा है। तो दोस्तों टॉमलिंसन जी का विचार भी काफ़ी काबिले गौर है कि यह जो संवैधानिक सुधारों की प्रक्रिया को जो प्रारंभ किया था ब्रिटिश ने, उसका उद्देश्य क्या था? उपनिवेशी शासन की तरफ भारतीयों को आकृष्ट कराना है। लॉर्ड लिनलिथगो का विचार था कि भारत शासन एक्ट 1935 को इसलिए पारित किया गया था क्योंकि हम समझते थे कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है। मतलब अंग्रेजी प्रभुत्व को बरकरार रखना है तो इस एक्ट के सुधारों की काफ़ी आवश्यकता है। तत्पश्चात दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा कि नया एक्ट जो हम पर थोपा गया है बाहर से कुछ जनतंत्री लोकतंत्री शासन व्यवस्था से मिलता है किंतु भीतर से बिल्कुल खोखला है। तो यह एक्ट था, इसमें दिखावे का प्रयास किया गया था, बाहर कुछ और अंदर कुछ और। पंडित मदन मोहन मालवीय ने ही लिखा है कि द न्यू एक्ट हैज बीन थ्रस्ट ऑन अस, इट हैज सम व्हाट डेमोक्रेटिक अपीयरेंस आउटवर्डली बट इट इज एब्सोल्युटली हॉलो फ्रॉम इनसाइड। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं मोहम्मद अली जिन्नाह जी के विचार इस एक्ट के प्रति कि 1935 ईस्वी की योजना पूर्ण रूप से सड़ी हुई है, मौलिक रूप से खराब है और पूरी तरह से अस्वीकृति के योग्य है। तो इसे श्री मोहम्मद अली जिन्नाह अर्थात मुस्लिम लीग ने भी एक तरह से सिरे से नकार दिया। ध्यान रखें उन्होंने कहा था कि एक्ट ऑफ 1935 वाज थॉरली रोटन, फंडामेंटली बैड एंड टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो दोस्तों यह है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में विभिन्न विचारकों के विचार। दोस्तों आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा? इसके विषय में सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स के माध्यम से आप हमसे संपर्क करके अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।